युद्ध कब हुआ? वापस वही जून का महीना, 18 जून 1576, यही तारीख। हालांकि कुछ इतिहासकार जो अपने हैं ये इसको 21 जून भी मानते हैं, पर अपने तो भाई राजस्थान बोर्ड वाली किताबों में उन सब में 18 जून ही दी हुई है, तो आप तो अपने 18 जून ही मान लेना। किसके बीच में युद्ध हुआ? तो भाई राणा प्रताप और अकबर की सेनाओं के बीच में युद्ध हुआ। अकबर के बीच में युद्ध हुआ। क्या अकबर खुद युद्ध में भाग लेने के लिए आया था? नहीं, ये ज्यादातर होता ही था कि मुगल बादशाह खुद कम ही आया करते थे, अपने कमांडर भेज दिया करते थे। अकबर ने खुद ने भाग नहीं लिया था। तो कौन आया था? तो अकबर की तरफ से उसके सेनापति आए थे, दो सेनापति आए थे, एक तो मान सिंह और एक आसफ खां नाम करके दो सेनापति थे। मान सिंह को पहली बार किसी युद्ध में इंडिपेंडेंट कमांडर बना के भेजा गया था, तो हल्दी घाटी का युद्ध है, पहली बार स्वतंत्र सेनापति था वो, फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंट कमांडर बनाया गया उसे, स्वतंत्र सेनापति बनाया गया था मान सिंह को, और एक साथ में आसफ खां को भेजा। अकबर माइंड से खेल रहा है। अकबर कहीं ना कहीं चाहता है कि जो मान सिंह का जो गुस्सा है उसको एक्सप्रेस करने का मौका मिले, और ये जब उसको एक्सप्रेस करेगा तो ढंग से लड़के आएगा। तो उसने आसफ खां और मान सिंह को कहा भाई तुम दोनों जाओ इधर से। तो इधर प्रताप की तरफ से आसपास में जो भी मुगलों के विरोधी थे, आसपास में जो भी अकबर के विरोधी थे, उन सबको प्रताप ने इकट्ठा किया, उनकी सेनाएं आई। जैसे ग्वालियर से एक बंदा आया था रामसात तोमर, इन ग्वालियर वालों की बनती नहीं थी अकबर के साथ, और ये केवल खुद ही नहीं आया था, तीन बेटे और सालीवाहन आया था, भवानी सिंह आया था, प्रताप सिंह आया था, तो ग्वालियर से आए थे रामसात तोमर। याद रख लेना आप। सलूम्बर वाले हमेशा सेनापति होते ही थे। सलूम्बर वाले राज तिलक किसने किया? कृष्णदास चुंडावत, उनका नाम याद रखना। तो कृष्णदास चुंडावत ने भाग लिया था। और अफगानों की मुगलों के साथ बनती नहीं थी। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हसन खान मेवाती, महमूद लोदी उधर से लड़ लिए थे सांगा की तरफ से, इधर फिर अफगानों की तरफ से एक बंदा है हाकिम खान सूर। भील जनजाति रहती है तो भीलों की सेना लेके आए हुए थे पुंजा, ये भीलों की सेना के साथ में आए हुए थे। तो इस प्रकार से कुछ लोग थे जो उधर प्रताप की तरफ से लड़ रहे हैं, कुछ लोग हैं जो इधर अकबर की तरफ से लड़ रहे हैं। एक अकबर के दरबार का एक इतिहासकार हुआ था बदायूनी, वो इस युद्ध में खुद आया था भाग लेने के लिए। आप जब मेडिवल पढ़ोगे तो और पढ़ोगे, अच्छी सी बुक है इसकी, एक मुंतखब उत तवारीख, मुंतखब उत तवारीख नाम की एक बुक लिखी थी, और इसके अंदर जो बदायूनी है वो इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन करता है। बदायूनी खुद आया था। बदायूनी के लिए कहते हैं कि बदायूनी थोड़ा कट्टर मुसलमान टाइप का आदमी था, और जब सेना आ रही थी तो बदायूनी ने कहा था कि भाई मैं भी चलूंगा। तो लोगों ने कहा यार आप क्या लाओगे, आप कलम वलम घिसने वाले आदमी, वहां तलवारें चलेगी तलवारें। बदायूनी ने कहा कि नहीं, वहां जब हिंदुओं का खून बहेगा तो मैं अपनी दाढ़ी के लगाऊंगा, दाढ़ी लाल करूंगा मैं हिंदुओं के खून से, जिहाद करके आऊंगा मैं वहां से। तो अब ये मन में तो तू भी ले। फिर बदायूनी इस युद्ध का ढंग से थोड़ा वर्णन करता है। बदायूनी कहता है भाई प्रताप की तरफ तो लगभग 3-1 हजार फौजी थे, और हमारी तरफ जो थे वो 5,000 के आसपास फौजी थे। हालांकि बदायूनी इस बात से नाराज था पहले कि यार मान सिंह जैसे हिंदू को क्यों बना दिया, सेनापति क्यों बना के भेज दिया, पर फिर भी भाई अकबर ने मान सिंह को बना दिया था। मैंने बता दिया रीजन क्या रहे थे उनके बनाने के। अब आमने सामने की यहाँ पे लड़ाई होनी शुरू हुई। ये हल्दी घाटी जो है ये एक दर्रे का बीच की जगह है, पास है, दोनों तरफ पहाड़ियां पड़ती है उनके पास है, वहां के बीच का एक दर्रा है। एक तरफ गोगुंदा की पहाड़ियां है, एक तरफ खमनोर की पहाड़ियां है, पहाड़ियों के बीच का दर्रा है। तो कहते हैं जो मानसिंह था, मानसिंह उधर एक जगह पड़ती है अपने मोलेला नाथ द्वारा के पास, आगे याद रखना टेराकोटा में अपने वापस याद करेंगे। और तो मोलेला में अपनी सेना लेके बैठ गया था। इधर प्रताप, इधर एक जगह पड़ती है लोसिंग, उधर अपनी सेना लेके बैठ गए थे। शुरुआत का युद्ध हुआ, प्रताप की तरफ से इतना शानदार हमला किया गया था मेवाड़ वालों की तरफ से कि मुगलों को भगा ही देते। शुरुआती टुकड़ी बहुत भारी पड़ गई थी मुगलों के ऊपर, और यहाँ पे मुगल सैनिक भागने लगे। तो मतलब बदायूनी बहुत अच्छा वर्णन करता है। बदायूनी कहता है कि आगे मान सिंह वाले फौजी थे, उधर से जब प्रताप वालों ने हमला किया तो मान सिंह की फौजी इधर भागने लगी। तो इधर मान सिंह के फौजी भाग रहे हैं, पीछे पीछे उनके मेवाड़ वाले भाग रहे हैं। तो मेरे तो ये भी नहीं समझ में आया कि तीर किस पे चलाऊं, कि इधर ही हमारे वाले भाग रहे थे, उनके पीछे मेवाड़ वाले आ रहे हैं। तो मान सिंह ने आसफ खान पास में खड़ा था और आसफ खान से पूछा कि आसफ खान तीर चलाऊं किस पे,
आसफ खान ने कहा आंख बंद कर और तीर चला, दोनों तरफ से मरने तो हिंदू ही है, तेरा कर्तव्य तो जो तू लेके आया था वो तो पूरा हो ही जाएगा, तुझे हिंदुओं को मारना था, भले मानसिंह वाले मरे भले प्रताप वाले मरे। तो वो वर्णन नहीं करता है कि भाई वहां से हमारी सेना भाग छूटी थी। और कहते हैं जब सेना भागने लगी तो मुगल सैनिकों के अंदर एक सैनिक हुआ करता था मिहत्तर खां। वो बेचारा मिहत्तर खां नाम का एक सैनिक था और वो भाग के आया, आगे आया पीछे से, और उसने आगे झूठा मुटाई का कह रहा भागो मत रो, अकबर आ रहा है, अकबर आ रहा है, खुद बादशाह सेना लेके आ रहे हैं बड़ी। तो अकबर के आने की सूचना सुनी तो जाके मुगलों के थोड़े पैर जमे, मुगलों ने वापस लड़ना शुरू किया। याद रखना कि किसने हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर के आने की झूठी सूचना, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी थी, तो उस आदमी का नाम मिहत्तर खां था। कौन हल्दी घाटी के युद्ध का आंखों देखा वर्णन करता है? तो बदायूनी करता है। बदायूनी की किताब का नाम क्या था? मुंतखब उत तवारीख था। कौन सा इतिहासकार हल्दी घाटी के युद्ध में खुद भाग लेता है? तो बदायूनी भाग लेता है। तो सारी बातें थोड़ी सी आप याद रखना। और मिहत्तर खां नाम के सैनिक ने ये अफवाह फैलाई थी कि भाई खुद आ गया, अकबर खुद आ गया। मुगल सेना ने जैसे तैसे लड़ना शुरू किया। उधर प्रताप ने जब देखा कि यार मानसिंह उधर सेनापति बना, हाथी पे बैठा हुआ मानसिंह, मानसिंह के हाथी का नाम था मर्दाना, मर्दाना नाम के हाथी के ऊपर बैठा हुआ था। मानसिंह का जो हाथी था क्या नाम था उसका? मर्दाना नाम करके हाथी था। प्रताप के पास अपने जानते हैं घोड़ा था प्रताप का, चेतक। और कहते हैं प्रताप को इतना गुस्सा है कि प्रताप अपने चेतक को एकदम मर्दाना के सामने ही लेके चला गया। और चेतक इतना समझदार घोड़ा कि चेतक ने अपने अगले दोनों जो पैर थे वो मर्दाना की सूंड के ऊपर लगा दिए, मानसिंह के हाथी की सूंड के ऊपर लगा दिए। और प्रताप अपना भला फेंकता है, मानसिंह जैसे तैसे होदे में बच जाता है। होदा जो ऊपर हाथी पे बैठने की जगह होती है उसके अंदर बैठ जाता है और अपने वार को उसको बचाता है। पर मानसिंह बड़ा इंटेलिजेंट आदमी था। कहते हैं कि उसकी जो हाथी की सूंड थी उसने एक चाकू लगा रखा था, एक कटार लगा रखी थी, नाइफ लगा रखा था। और जब चेतक अपने पैर उतार रहा था वापस, तब उसके अगले दोनों पैर कट गए। अब चेतक ढंग से मूव नहीं कर पा रहा था एकदम। और प्रताप ने जब देखा कि घोड़े के पैर कट गए, इसलिए वो घोड़े को जैसे तैसे करके वहां से युद्ध भूमि से बाहर निकालता है और युद्ध भूमि से बाहर निकल जाता है। कहते हैं कि मेवाड़ में जब भी राणा युद्ध भूमि से बाहर जाता या राणा को युद्ध भूमि से बाहर लेके जाया करते थे तो कोई ना कोई झला जो होता था वो राणा के चिन्ह पहन के और राणा की जगह लड़ता था। हमने पढ़ा था कि खानवा युद्ध में जब सांगाजी घायल हो गए थे तो उनकी जगह पे झाला अज्जा लड़ा था। एक बार फिर एक झाला ने वीरता दिखाई, इस बार था झाला बिद्दा। हम उसे झाला बिद्दा भी कहते हैं या उसे हम झाला मानसिंह भी कहते हैं। वो झाला बिद्दा या झाला मानसिंह जो था वो प्रताप के सारे जो राज चिन्ह है वो ग्रहण करता है और वहां पर बैठ के लड़ता है। मुगल भाग ही छूटे थे उसके बाद में, प्रताप इधर निकल जाता है बाहर और मुगलों ने भी प्रताप का पीछा करने की कोई जहमत नहीं उठाई। बदायूं कहता है एक तो जून की झुलसा देने वाली गर्मी थी, फिर हमारे सैनिक इतने हार चुके थे कि उनमें हिम्मत ही नहीं बची थी कि वो प्रताप का पीछा कर पाते। फिर हमारे सैनिकों को इतना डर था कि उनको लगा कहीं पीछे गए और इन्होंने मेवाड़ वालों ने हमला करके हमें मार दिया तो हम क्या करेंगे। तो बदायूं कहता है हमने उसका पीछा ही नहीं किया। और बदायूं तो और लिखता है कि उसके बाद हम वहां से गोगुंदा की तरफ आए और हमने चारों तरफ हमारे जहां हम बैठते उसके चारों तरफ दीवारें वगैरह चुनवाई ताकि प्रताप के सैनिक आके हम पे रात में हमले नहीं कर दे। पर जो प्रताप के भील सैनिक थे वो दिन में रात में हमारे पर हमले करते, हमारी सेना जहां कहीं भी जाया करती थी उसको बीच में लूट लिया करते, अनाज और पानी की समस्या उत्पन्न कर दी थी। हमने जैसे तैसे करके अजमेर तक का रास्ता लिया था। तो बदायूं ढंग से हार का वर्णन कर देता है इस युद्ध के अंदर। और बदायूं और कहते हैं कि इस युद्ध के बाद में जब मानसिंह और आसफ खान जब वहां पे पहुंचे, अकबर के पास में पहुंचे, तो अकबर ने जाते पूछा कि क्या युद्ध जीत गए? मानसिंह आसफ खान ने कहा कि नहीं। तो क्या प्रताप को पकड़ लाए? तो उन्होंने कहा कि नहीं। तो क्या प्रताप मर गया? तो नहीं। तो अकबर ने कहा तो क्या सोच के आए थे? सरदार खुश होगा, सरदार इनाम देगा, मंगतो लीचड़ो, शर्म नहीं आई तुम्हें? हार के आगे वहां से और आज के बाद दोनों ने मुंह दिखा दिया तो देख लेना। कहते हैं ड्यूटी बंद करवा दी थी मानसिंह और आसफ खान का और दरबार में आना बंद करवा दिया था। मुझे तो हमेशा दया आती है जब कई इतिहासकार बाद में कहते हैं कि साहब हल्दी घाटी में प्रताप हार गया था, तो मुझे लगता है यार यदि मानसिंह और आसफ खान जीत के जाते तो ऐसा कौन राजा होगा जो अपने विजेता सेनापतियों के साथ में इतना बुरा बर्ताव करेगा और अपने विजेता सेनापतियों को कहेगा कि तुम आज के बाद मुझे दिखाई मत देना और तुम यहां से भाग जाओ, आज के बाद मेरे दरबार के अंदर मत आना। पर अकबर इनके साथ बाकायदा करता है। तो ये भी वो साफ साफ ही अपने पास फैक्ट है कि नहीं साहब हल्दी घाटी वाले युद्ध के अंदर प्रताप जीता था और ये सारी जानकारियां अपने को बदायूं वाला लेखन और वो ढंग से पढ़ा जाए तो उसके अंदर अपने को मिलती है। पर
कोई प्रोपेगेंडा के साथ हिस्ट्री पढ़नी चाहे, कोई प्रोपेगेंडा के साथ हिस्ट्री पढ़ानी चाहे, तो फिर अपने पास में तरीके होते हैं। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि अब तो अपनी किताबें लिखने लगे हुए, प्रताप उस युद्ध में जीता था। पहले है ना, जब नहीं भी लिखा होता था तो भी अपने वाली किताबें साफ साफ लिखती थी कि इस युद्ध में नैतिक विजय प्रताप की थी। अकबर अपने किसी भी उद्देश्य में सफल नहीं हो पाया था। ना वो प्रताप को अधीनता स्वीकार करवा पाया था, ना वो प्रताप को पकड़ पाया था, ना वो प्रताप को हरा पाया था, ना उसकी जमीन पर कब्जे कर पाया था। ऐसा कुछ ही नहीं कर पाया था। और कहते हैं कि हल्दीघाटी युद्ध में जब मान सिंह और आसफ खान हार के चले गए थे, तो अकबर खुद अटैक करता है। 76 के लास्ट में जाके अकबर ने खुद ने अटैक किया था कि मैं खुद जाऊंगा। यार ऐसा कैसे हो सकता है कि उसके 2 सेनापति जीत के गए और बादशाह को खुद आक्रमण करने की नौबत आ गई। पर अकबर आया था। 1576 के लास्ट में अकबर वापस आता है, और अकबर भी यहाँ पे आगे कोई छठ की चौदस नहीं कर पाया था, प्रताप को नहीं पकड़ पाया, अधीनता नहीं करवा पाया, संधि नहीं करवा पाया। उसने उदयपुर पे कब्जा किया था और उदयपुर का नाम बदल के वापस चला गया था, और उदयपुर का नाम बदल के उसने कर दिया था मुहम्मदाबाद। तो ये थोड़ा सा याद रख लेना कि अकबर ने नाम बदल कर क्या कर दिया था। तो अकबर ने इसका नाम बदल कर क्या कर दिया था, तो मुहम्मदाबाद कर दिया था। मैं वापस एक बात और बता दूं, फिर मैं साथ ही बता दूंगा। कहते चेतक जब घायल हो गया था, बाहर निकले थे, और थोड़े दूर जाने के बाद में चेतक की मृत्यु हो जाती है। तो बलीचा नाम की जगह है वो राजसमंद के अंदर ही, जहां पर चेतक की मृत्यु होती है, और वहां बलीचा में चेतक की छतरी बनी हुई है। थोड़ा ये भी याद रखना है, चेतक की छतरी कहां पर बनी है, तो बलीचा के अंदर बनी हुई। वापस मैं बातें बता दूं एक बार और, पढ़ेंगे हल्दीघाटी युद्ध की और खूब सारी बातें, कि प्रताप और अकबर के बीच का युद्ध है। प्रताप, अकबर खुद नहीं आया था, अकबर के 2 सेनापति आए थे, मान सिंह और आसफ खान। पहली बार मान सिंह को इसी युद्ध में सेनापति बनाकर भेजा गया था। बदायूनी जो अकबर का एक कोर्ट हिस्टोरियन है, वो इस युद्ध में भाग लेता है। उसकी बुक है मुंतखब उत तवारीख, और इस बुक के अंदर वो लिखता है कि हमारी तरफ से लगभग 5000 सैनिक थे और प्रताप की तरफ से लगभग 3000 सैनिक थे। प्रताप की तरफ से ग्वालियर का रामसात तोमर अपने 3 बेटों सालीवाहन, भवानी सिंह और प्रताप सिंह के साथ में आया था। युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे सारे के सारे। और सलुम्बर के सामंत कृष्णदास चुंडावत थे। अफगानों का नेता हाकिम खान सूर था, और भीलों का नेता राणा पुंजा इस युद्ध के अंदर भाग लेने के लिए आए थे। फिर हम ये पढ़ते हैं कि जब मुगल सेना भाग रही थी, तो किसने ये शोर मचाया कि बादशाह खुद आगे मुगल सेना को रोकने की कोशिश की, तो मिहत्तर खान नाम का सैनिक था जिसने ये शोर मचाया था कि वापस सेना आ गई है। और जब यहाँ से मुगल सेना वापस भाग जाती है, प्रताप उधर वापस पहाड़ों में चला जाता है, तो इन्होंने प्रताप का पीछा करने की कोशिश क्यों नहीं की, तो बदायूनी बताता है। बदायूनी कहता है कि जून की गर्मी की वजह से हमारे सैनिक हार के बाद खूब सारे थक गए थे, और हमारे सैनिक डर रहे थे कि प्रताप पे हमला नहीं कर दे। इवन कि वो गोगुंदा के अंदर जब आए थे वापस, तो उन्होंने चारों तरफ अपने दीवार चुन ली थी कि ताकि प्रताप का यहाँ पर अपने हमला नहीं हो जाए। वो याद रखना कि मान सिंह जिस हाथी पर बैठ के लड़ रहा था, उस हाथी का नाम मर्दाना था। हम अभी और बाकी हाथी के नाम पढ़ेंगे। शुरुआत में मान सिंह ने जहां पे डेरा लगाया था आपके, उस जगह का नाम था मोलिला, और जिधर प्रताप का डेरे लगे हुए थे, उसके जो कैंप थे, उसका जो आर्मी कैंप था, उसका नाम था लोसिंग। चेतक घायल हो गया था युद्ध में। चेतक जब बाहर निकला तो उसकी छतरी बनी हुई है, और चेतक की छतरी कहां पर बनी हुई है, तो बलीचा नाम की जगह पर चेतक की छतरी बनी हुई। और अकबर ने इन दोनों को जब हार के गए थे, मान सिंह आसफ खान, तो इन दोनों का दरवाजा बंद कर दिया था, ड्योढ़ी बंद कर दी थी, दरबार में आना बंद करवा दिया था। अकबर ने खुद ने 76 के लास्ट में अटैक किया था, पर उदयपुर का नाम बदलकर वापस चला गया था। उदयपुर का नाम बदलकर उसने क्या कर दिया था, तो मुहम्मदाबाद उसने नाम कर दिया था। ये बातें थोड़ी सी याद रखने वाली सी। मैं मिटाता हूँ भाई, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो अपने इसको, और हल्दीघाटी युद्ध में क्या क्या बातें और चीजें पढ़ते हैं अपने हल्दीघाटी युद्ध, ये बातें बताई दी। ऐसा कहते हैं कि यहाँ का जो पहाड़ है, वो उसके बीच की जो दर्रे की मिट्टी, वो पीले पीले रंग की मिट्टी है, हल्दी जैसी मिट्टी है, इसलिए इस जगह का नाम हल्दीघाटी पड़ गया। हालांकि इस बार अपने जो किताबें चेंज की, तो भगवान जाने कौन भोंगल था, उसने नया फैक्ट जोड़ दिया। उसने कहा कि इसमें महिलाएं लड़ी थी, महिलाओं के हाथ में हल्दी लगी हुई थी, इसलिए नाम हल्दीघाटी है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, उस मिट्टी का रंग ही वहां पे थोड़ा हल्दी जैसा सा रंग है, पीलापन लिए हुए रंग है, तो उसका नाम हल्दीघाटी। ऐसा कई जगह होता है। मुझे बीकानेर का याद है मत, कि बीकानेर में जहां पे शुरुआत में बीकाजी ने आके शासन स्थापित किया था, वहां की जो मिट्टी है वो थोड़ी थोड़ी लाल रंग की सी है, मतलब यूं लाली माली वैसी मिट्टी, इसलिए नाम ही राती घाटी है। मारवाड़ी के अंदर जो लाल रंग होता है उसको अपना राता बोलते हैं, तो उसका नाम राती घाटी पड़ गया। वैसे ये थोड़ा पीले रंग लिए हुए, तो इसका नाम क्या हो गया, अपने आप में हल्दी घाटी नाम हो गया था। अब हल्दीघाटी युद्ध की थोड़ी और बातें। हल्दीघाटी युद्ध को अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग नाम दिए, किसी ने उसको किसी नाम से पुकारा, किसी ने उसको किसी नाम से पुकारा। क्या क्या नाम है वो देखते हैं अपने। जैसे बदायूनी इस युद्ध में खुद आया हुआ था, अकबर का इतिहासकार है, तो बदायूनी इस युद्ध का जो नाम देता है वो देता है बैटल ऑफ गोगुंदा। वो कहता है गोगुंदा का युद्ध।
अबुल फजल अकबर के दरबार का एक और इतिहासकार वह अकबरनामा या आइन ए अकबरी नाम की उसने बुक लिखी। वो इस युद्ध का नाम देता है बैटल ऑफ खमनोर। मैंने बताया दोनों पहाड़ियां अलग अलग, वो कहता है खमनोर का युद्ध। कर्नल टोड, कर्नल जेम्स टोड यूरोप के थे, तो उनको तो अपने यूरोप वाले युद्ध याद आएंगे, और उन्होंने कहा कि मेवाड़ की थर्मोपोली है। मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा आपको थर्मोपोली क्या है, आप तो इतना याद रखो। उनका ये मेवाड़ की थर्मोपोली है, याद रखना आपने। और अपने एक राष्ट्रवादी इतिहासकार हुए हैं बाद में, आदर्शी लाल श्रीवास्तव। और उन्होंने वहां पे हल्दी घाटी के पास में एक जगह है बादशाह बाग, और उन्होंने कहा यार इस जगह पे हुआ है, इसलिए उन्होंने इसका नाम दे दिया बादशाह बाग का युद्ध। बैटल ऑफ बादशाह बाग जगह का नाम है भाई। ये भी याद रखना कि इस युद्ध में कौन कौन किस किस ने क्या क्या कहा इस युद्ध को। तो जो बदायूनी है वो इस युद्ध को कहते हैं बैटल ऑफ गोगुंदा, जो अबुल फजल है वो इस युद्ध को कहता है बैटल ऑफ खमनोर। ये दोनों अकबर के दरबारी इतिहासकार है, उसके कोर्ट हिस्टोरियन है। कर्नल जेम्स टोड, जिनको हम राजस्थान के इतिहास का पिता कहते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री ऑफ राजस्थान कहते हैं, वो इस युद्ध को कहते हैं मेवाड़ की थर्मोपोली, थर्मोपोली ऑफ मेवाड़। थर्मोपोली में अभी बताऊंगा क्या है। और आदर्शी लाल श्रीवास्तव है, वो कहते हैं इस युद्ध का नाम है बादशाह बाग का युद्ध। जगह का नाम है वहां पे बादशाह बाग, तो वो कहते हैं इस जगह पे हुआ था, तो बादशाह बाग का युद्ध। तो थोड़ी अलग अलग चीजें थोड़ी याद रखिएगा। तो और जो मैं बता रहा था कि प्रताप की उधर मानसिंह का जो हाथी था उसका नाम था मर्दाना। कहते मुगलों की तरफ से एक हाथी और था, उसका नाम था गजमुक्ता। और इस गजमुक्ता को इधर से प्रताप की तरफ से एक हाथी लड़ रहा था लूणा, उस लूणा के खिलाफ लड़वाने के लिए लेके आए थे। तो प्रताप की तरफ से एक हाथी था लूणा, उधर से नाम था गजमुक्ता। फिर प्रताप का एक हाथी था जिसे मुगल सेना ने पकड़ लिया था, उस हाथी का नाम था राम प्रसाद। इसको पकड़ के ले गए थे, और जब लेके गए तो अकबर ने पूछा भाई साथी का क्या नाम है, लोगों का राम प्रसाद। पर अकबर ने कहा कि नहीं भाई, ये पीर बाबा के प्रसाद से हमें मिला है, पीर बाबा के आशीर्वाद से हमें मिला है, इसलिए इसका नाम बदल कर मैं क्या करता हूँ, पीर प्रसाद। थोड़ा सा याद रखना कि एक कौन सा हाथी मुगल सेना को मिल गया था जिसका नाम बाद में बदल दिया गया था। राम प्रसाद मिला था, नाम बदल के पीर प्रसाद कर दिया। कुल मिला के ये दो हाथियों के नाम याद रखने जो प्रताप की तरफ से लड़ रहे थे, ये दो हाथियों के नाम याद रखने जो मुगल सैनिकों की तरफ से लड़ रहे थे, राम प्रसाद और लूणा, उधर मर्दाना और गजमुक्ता। क्योंकि मुझे याद है किसी एक एग्जाम में क्वेश्चन थे, राम प्रसाद, लूणा, मर्दाना और गजमुक्ता क्या। और फिर आरपीएससी वैसे ऑप्शन और दे देती है, सुदूरवर्ती बाड़मेर के 4 गांव, मूंग की 4 किस्में, बकरी की 4 नस्ल, और आपके हल्दी घाटी युद्ध में लड़े हाथियों के नाम। तो याद रखना भाई, हल्दी घाटी युद्ध में हाथी, आप इमेजिन करो कभी कि युद्ध कितना महत्वपूर्ण रहा होगा हल्दी घाटी, कि उसमें लड़ने वाले हाथियों के नाम भी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। अपने आप में ये कितनी बड़ी बात है। उसका जो घोड़ा है, उस युद्ध का जो घोड़ा है, उसके नाम पर बाकायदा अपने स्कूटर आया करता था। चेतक कितना फेमस हुई, चेतक जो चीज थी, पुलिस वालों की जो गाड़ियां होती है उनको भी आज अपने चेतक कहते हैं। तो वो युद्ध जो है वो चरम है युद्धों का, एक अलग भावना है उस चीज के अंदर। तो हल्दी घाटी वो युद्ध है अपने जिसमें प्रताप ने अकबर को या अकबर की सेना को यहां से हराकर वापस भेज दिया था। तो वो सारी बातें अपने याद रखने वाली सी। और देखो, मैं तो हल्दी घाटी युद्ध को जब पढ़ता हूं तो मुझे लगता है यार जीत हार ये सब तो बाकी है, मुझे उसमें प्रताप की डिप्लोमेसी बड़ी शानदार सी लगती है। कि यार उस युद्ध में ग्वालियर का रामसात तोमर आया है, अफगानों की तरफ से हाकिम खान सूर है। इसका मतलब प्रताप संगठन बनाने की शक्ति में माहिर है, वो एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन बना सकता है, वो अच्छा एक कोलैबोरेशन करने वाला राजा है। जब हम देख रहे हैं कि उसने अकबर के विरोधियों को अपने पक्ष में कर लिया, और हाकिम खान सूर का प्रताप की तरफ से लड़ना यह सिद्ध करता है कि प्रताप सेक्युलर राजा है। और उसकी सेना में मुस्लिम सैनिक भी लड़ रहे थे। अपने इतिहासकारों ने केवल एक पक्ष को सेक्युलर दिखाने के लिए बात खूब बढ़ा चढ़ा के बताई हमेशा कि अकबर का सेनापति मान सिंह था, अकबर का सेनापति मान सिंह था, क्योंकि उधर सेक्युलरिज्म उनको स्थापित करना था। कोई ये नहीं देखता कि इधर भी ये सेम बात है। और मैं तो जब वो लास्ट वाला पॉइंट पढ़ता हूं कि प्रताप की सेना में लड़ने के लिए भील सैनिक भी आए थे, तब और लगता है कि किसी राजा ने समाज के उस वंचित समुदाय को, उस बैकवर्ड क्लास को, हाशिए पे रखे हुए समाज को, वो तबका जो समाज की मुख्य धारा से थोड़ा अलग था, उसको भी मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास किया है, उनको अपने बराबर लाके खड़ा किया है।
तो जो अनटचेबिलिटी की जिसकी हम बात करते हैं, छुआछूत की जिसकी हम बात करते हैं, उसको भी कहीं ना कहीं दूर करने वाला कोई राजा दिखाई देता है तो प्रताप दिखाई देता है कि उसने उन वनवासियों को, आदिवासियों को अपने साथ में लाके खड़ा कर दिया था। तो वो वाले नाम जो है जो अपने आप में ये दिखाते हैं कि वो कितना ब्रॉड माइंडेड बंदा था, वो कितना समरसता फैलाने वाला आदमी था। ये सब चीजें, ये सब गुण उसके प्रताप के वहां से दिखाई देते हैं अपने को। जब हल्दी घाटी की बात ही कर रहे हैं, हम थोड़ी और बातें करते हैं। ये तो नाम वगैरह मैंने बताई दिए, नाम याद रखना आप थोड़े से, कि हल्दी घाटी का क्या इंपॉर्टेंस है। कभी आपसे मेंस में पूछ ले कि उसकी इंपॉर्टेंस बताओ, तो क्या इंपॉर्टेंस रही होगी? तो एक इंपॉर्टेंस तो ये है कि हल्दी घाटी का युद्ध एक एम्परियलिस्टिक पावर और एक रीजनल फ्रीडम का युद्ध है वर्सेज प्रादेशिक स्वतंत्रता। मतलब कि एक तरफ अकबर जैसा राजा है जो अपने एम्पायर एक्सपेंशन करना चाहता है, अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता है, एम्परियलिस्टिक अप्रोच रखता है, एम्परियलिस्टिक एम्बिशंस रखता है और अपने साम्राज्यवादी शक्ति के तहत आक्रमण कर रहा है। पर दूसरी तरफ एक बंदा है जो अपने रीजनल फ्रीडम को, अपने रीजनल इंडिपेंडेंस को, अपनी क्षेत्रीय स्वतंत्रता को, अपनी प्रादेशिक स्वतंत्रता को बचाने का प्रयास कर रहा है। ये देखिए ठीक वैसा है जैसा हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे कि अंग्रेज एक साम्राज्यवादी ताकत थे, वो पूरे भारत पर कब्जा करना चाहते हैं या भारत पर कब्जा किया उन्होंने और उसके खिलाफ हमारे लोग उठ खड़े हुए। तो जिस प्रकार हम क्यों उठ खड़े हुए, क्योंकि हम कहते हैं ये प्रदेश हमारा है, ये इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, इसकी स्वतंत्रता हमें प्रिय है, यहाँ पर हम राज करेंगे। एग्जैक्टली वैसा का वैसा उसमें प्रताप और प्रताप के साथ में मेवाड़ की जनता कर रही है कि एक साम्राज्यवादी ताकत का मिलजुल कर सामना कर रही है। क्यों? क्योंकि वो अपने क्षेत्र की स्वतंत्रता, अखंडता, इंटीग्रिटी, इंडिपेंडेंस जो भी है उसे बचाने का प्रयास कर रहे थे वो लोग। तो एक बात तो ये याद रखने वाली सी। दूसरी बात है, स्वाभाविक सी बात है, अकबर एक बहुत बड़ा राजा है, उसके पास खूब सारा धन है, उसकी सेना भी बड़ी है। प्रताप, मेवाड़ एक छोटा स्टेट है, लगातार युद्धों में फंसे होने से धन भी कमजोर पड़ा होगा कहीं ना कहीं, सेना भी कमजोर है, उसके बावजूद लड़ रहे थे वो लोग। सीमित संसाधन, लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद प्रताप लड़ा था। इससे उसकी जो सेना थी, उसकी जो जनता थी, उसमें एक होप और मोरलिटी की भावना जगी, आशा और नैतिकता का संचार होता उसकी सेना में। होप नजर आई है कहीं ना कहीं कि नहीं, हमारा राजा हमारे साथ खड़ा है, भले ही उसके पास संसाधन कम हो लेकिन लड़ रहा है। एक नैतिकता दिखाई देती है, मोरलिटी बढ़ती है लोगों की, मोरल अप होता है लोगों का कि नहीं यार लड़ेंगे, धन कम है तो क्या हुआ, हमारा जो राजा है वो लड़ रहा है। और मैं हमेशा एक सिंपल सा एग्जाम देता हूँ यार, आरएस का रिजल्ट आया और रिजल्ट के अंदर देखा कि एक लड़का जिसके पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन है या जिसके पापा ऑलरेडी आईएएस लगे हुए थे, वो एक अच्छी इंग्लिश मीडियम की स्कूल के अंदर पढ़ा हुआ था और उसको अच्छी कोचिंग भी मिली थी, उसके पास तमाम रिसोर्सेज थे और उस बंदे की टॉप 10 में रैंक आ गई। एक उसका विपरीत, एक ठेठ कोई जैसलमेर बॉर्डर का कोई एक लड़का जो शुरुआत से ही ग्रामीण स्कूल के अंदर या गवर्नमेंट स्कूल के अंदर पढ़ा था, इसके पिताजी एक साधारण किसान है या कई बार किसान भी नहीं, कोई मजदूर है, और उसने पढ़ाई भी अपने जैसे तैसे करके पूरी की है और फिर तैयारी भी संघर्ष करते हुए, छोटे मोटे कोई साथ में नौकरी करते हुए भी अपनी तैयारी की है या बेरोजगारी के अंदर ही अपनी तैयारी की है और उसका सिलेक्शन होता है, भले उसकी रैंक मत कहता हूँ 200 रैंक आती है। अगले दिन अखबार में या हमारे आसपास में चर्चा किसकी होती है, उस टॉप 10 वाले की या उस 200 वाले की होती है? ऑब्वियसली अखबारों के अंदर हमेशा आएगा किसान का बेटा बना, संघर्ष के बावजूद बना, बेरोजगारी के बावजूद बना। हम उस सेकंड वाले की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं यार उसके रिसोर्सेज लिमिटेड थे, उसके बावजूद उसने हार नहीं मानी। हल्दी घाटी का युद्ध ये सिखाता है कि भले ही हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हो, उसके बावजूद हार नहीं माननी है, उसके बावजूद लड़ाई करनी चाहिए और लड़ाई करने से जीत मिलती है। इससे जो आसपास के बाकी लोग होते हैं आपके, उनके अंदर कहीं ना कहीं आशा दिखती है, उनमें कहीं ना कहीं मोरल अप दिखता है उनका। फिर हल्दी घाटी का युद्ध राष्ट्रवाद की भावना सिखाता है, नेशनलिज्म सिखाता है। और राष्ट्र, देखो पहले होता क्या था, पहले ये नेशनलिज्म वाली भावनाएं नहीं थी, पहले सेनाएं लड़ती थी। बाबर की सेना संगा की सेना से लड़ लेगी, कुंभा की सेना को महमूद खिलजी की सेना से लड़ लेगी, रतन सिंह की सेना अलाउद्दीन खिलजी की सेना से लड़ लेगी। आम जनता का इतना कोई उसके अंदर पार्टिसिपेशन नहीं हुआ करता था। और अपने तो संस्कृत में, हिंदी में एक वो है शायद लाइन है कि कोई नरप हो हमें क्या हानि, कि कोई राजा बन जाए हमें क्या लाभ है यार, हमें टैक्स देने यार, इस बाबर को भी टैक्स देना, संगा को भी टैक्स देना। पर
प्रताप के साथ में जन जन का नायक बन गया था। आसपास के तमाम लोग, वो जो जनजातियां थी, वो जो भील थे, वो जो गाड़िया लोहार थे, उन तमाम लोगों ने इस युद्ध के अंदर भाग लिया था। इसलिए जनता के अंदर, आम पब्लिक में यदि नेशनलिज्म को युद्ध जगाता है तो वो युद्ध हल्दी घाटी है। आप और कभी नोटिस भी कीजिए इस बात को कि किसी भी चीज का महत्व तब नहीं है जब वो हुई है, महत्व तब है जब होने के बाद भी उसकी इंपॉर्टेंस जारी रही है नहीं रही, वो हमें दिखती है। कि हल्दी घाटी आज भी राष्ट्रवादियों के लिए मोटिवेटर का काम करता है, आज भी राष्ट्रवादियों के लिए, नेशनलिस्ट के लिए इंस्पिरेशन का काम करता है। और हमारा जब नेशनल मूवमेंट चल रहा था तो हमारे जितने नेता थे, तिलक थे, कोई चंद्रशेखर आजाद थे, तमाम लोगों ने, वीर सावरकर थे, तमाम लोगों के कहीं ना कहीं दिमाग में हल्दी घाटी है। उनके उदाहरणों में, उनके भाषणों में मिलता है कि जिस प्रकार हल्दी घाटी के युद्ध में और प्रताप अकबर के खिलाफ लड़ा था या मेवाड़ वाले मुगलों के खिलाफ लड़े थे, उसी प्रकार हमें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना चाहिए। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि महाराणा प्रताप को, या हमारे जो ये मेवाड़ वालों का संघर्ष था, या जो हमारे राजस्थान का संघर्ष है, इसको महानतम बनाने का या दुनिया को बताने का काम बंगालियों ने किया है। क्योंकि जब अंग्रेजों का शासन राजस्थान भारत में आ गया था तो सबसे पहले राष्ट्रवाद कहीं पर आया था, तो बंगाल में आया